अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 12 को करेंगे। ये आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंडर एक रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो जो भी डिस्प्यूट है बिटवीन द पार्टीज़ उनको रेफ़र कर सकता है एक आर्बिट्रेटर को, और आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर के थ्रू उनको रिजॉल्व कर सकता है। अब कितने आर्बिट्रेटर होने चाहिए, क्या ये सारा प्रोसीजर होगा, वो सारा कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। सेक्शन है इसके 151 टू 160। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 151, power to refer to arbitration. Subsection 1, any revenue officer may with the consent of the parties refer to arbitration any dispute arising before him in any matter under this act. अच्छा, अब ये जो सबसेक्शन 1 में पावर दी गई है ना, इसमें कहा गया कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर हो, अगर पार्टीज़ कंसेंट दे रही हैं कि कोई डिस्प्यूट अगर उसके सामने राइज हो गया है और वो कहता है कि जी इसको आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कर लेते हैं, और अगर पार्टीज़ उस पर कंसेंट दे रही हैं, चाहे वो कोई भी डिस्प्यूट हो, चाहे वो किसी भी ग्रेड का रेवेन्यू ऑफिसर हो, पार्टीज़ जहाँ पे कंसेंट का देंगी तो वो मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करवाया जाएगा। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें पार्टीज़ की कंसेंट के बगैर ही मैटर आर्बिट्रेटर को भेज दिया जाएगा। देखें, अब यहाँ पे कह रहे हैं सब सेक्शन 2 में, अ कलेक्टर, कोई कलेक्टर और एनी असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड। दो बातें आ गई। देखें, ऊपर वाले सब सेक्शन 1 में था एनी रेवेन्यू ऑफिसर, स्पेसिफिकली एनी का वर्ड लिखा हुआ था। जहाँ पे पार्टीज कंसेंट दे रही हैं वहाँ पे कोई मसला नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं कि कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर हो फर्स्ट ग्रेड का, वो विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज मैटर को भेज सकती हैं आर्बिट्रेटर के पास, लेकिन किन सिचुएशंस में वो भी आगे बता रहे हैं। सो अ कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड may without consent of the parties refer to arbitration any dispute before him with respect to। लेकिन एक बात आ गई कि सिर्फ कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड वाला विदाउट कंसेंट भेज सकता है। अब किन सिचुएशंस में भेज सकता है वो देखें। ए, एनी मैटर ऑफ विच एन एंट्री इज टू बी मेड इन एनी रिकॉर्ड और रजिस्टर अंडर चैप्टर 6, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट से रिलेटेड कोई एंट्री वगैरह बनानी है, एंट्री करनी है, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है पार्टीज़ में, तो यहाँ पे अगर कलेक्टर है या फर्स्ट ग्रेड का कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर है तो वो विदाउट कंसेंट पार्टीज़ के भेज सकता है आर्बिट्रेशन को ये मैटर। बी, एनी मैटर रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन असेसमेंट अंडर सेक्शन 67। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट वगैरह ये सारे मैटर जो सेक्शन 67 में हम पढ़ के आ रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह राइज हो गया तो ये मैटर भी विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज भेजा जा सकता है आर्बिट्रेशन के लिए। सी, द लिमिट्स ऑफ एनी स्टेट्स ऑफ और ऑफ एनी होल्डिंग फील्ड और अदर पोर्शन ऑफ एन स्टेट। अब ये कोई लिमिट से रिलेटेड डिस्प्यूट आ गया किसी स्टेट की, किसी होल्डिंग की, या किसी होल्डिंग के किसी पोर्शन वगैरह की, तो ये मैटर भी आर्बिट्रेटर के पास भेजा जा सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज। डी, द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड एट अ पार्टीशन एंड द मोड ऑफ मेकिंग पार्टीशन। अब जो प्रॉपर्टी जिसकी पार्टीशन करवानी है, हम पढ़ के आ रहे हैं पिछला चैप्टर, इससे वो पार्टीशन करवानी है, उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, या फिर ये वो पार्टीशन कैसे करनी है, इस किस्म के कोई क्वेश्चन जो कि डिस्प्यूट्स हैं पार्टीज़ के दौरान, तो कंसेंट के बगैर भी रेवेन्यू ऑफिसर आर्बिट्रेटर को ये मैटर रेफ़र कर सकता है। सो ये चार इन्होंने सिचुएशंस बता दी हैं जिनमें विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज मैटर भेजा जा सकता है। 152, ऑर्डर ऑफ रेफरेंस एंड कंटेंट्स देयर ऑफ। अब ये बाकायदा एक ऑर्डर पास करेगा रेवेन्यू ऑफिसर। सब सेक्शन 1, इन रेफरिंग अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन अ रेवेन्यू ऑफिसर शेल मेक एन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस एंड स्पेसिफाई देयर इन प्रीसाइज मैटर सबमिटेड टू द आर्बिट्रेशन। अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्प्यूट अराइज हो गया है, ये जब मैटर भेज रहा है रेवेन्यू ऑफिसर आर्बिट्रेशन के लिए, तो वो बाकायदा एक ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि क्या इनका डिस्प्यूट है, ये मैटर क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स विच ईच पार्टी टू डिस्प्यूट टू नॉमिनेट। अब ये कितने एक पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपने नॉमिनेट करने हैं वो भी इस ऑर्डर में लिखा जाएगा। देखें,
ये अब इसमें होता है कि आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज अपने अपने आर्बिट्रेटर दे देती हैं। अब वो कितने होने चाहिए इस सिचुएशन में, इस चैप्टर के अंडर वो मैक्सिमम 2 अपने आर्बिट्रेटर दे सकती हैं और एक आर्बिट्रेटर होता है ये रेवेन्यू ऑफिसर का। सो मैक्सिमम 5 हो सकते हैं और कम से कम 3 हो सकते हैं। अब इनके अकॉर्डिंगली फिर ये वो अवार्ड इशू करते हैं। तो बहरहाल इस ऑर्डर में मैटर को भी लिखा जाएगा कि जो डिस्प्यूट है फिर कितने नॉमिनेट करने हैं हर पार्टी ने अपने आर्बिट्रेटर, फिर विद इन द पीरियड विद इन विच आर्बिट्रेटर्स आर टू बी नॉमिनेटेड एंड द पीरियड विद इन विच अवार्ड इज़ टू बी डिलीवर्ड। अब इस ऑर्डर में ये भी लिखा जाएगा बाकायदा प्रॉपर कि भाई कितने नॉमिनेट करने हैं हर पार्टी ने आर्बिट्रेटर, कितने अरसे के दौरान हर पार्टी ने अपना आर्बिट्रेटर को नॉमिनेट करना है और कितने पीरियड के दौरान ये आर्बिट्रेटर जो हैं ये फैसला अपना अवार्ड देंगे। सब सेक्शन 2, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स विच ईच पार्टी में नॉमिनेट मस्ट बी द सेम एंड मस्ट नॉट एक्सीड 2। अब दोनों पार्टीज़ ने वो कह रहे हैं कि जो अपने आर्बिट्रेटर भेजने अपॉइंट करने हैं ना वो सेम होंगे नंबर में, यानी अगर एक पार्टी एक कर रही है तो दूसरा भी एक ही करेगी। अगर और मैक्सिमम वो साथ ही बता रहे हैं कि मैक्सिमम एक पार्टी 2 नॉमिनेट कर सकती है, तो मैक्सिमम 2 एक पार्टी 2 दूसरी पार्टी कर सकती है। सब सेक्शन 3, इफ़ फ्रॉम एनी कॉज आर्बिट्रेटर्स आर नॉट नॉमिनेटेड और एन अवार्ड इज नॉट डिलीवर्ड विद इन द पीरियड्स फिक्स्ड फॉर द ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, the revenue officer may from time to time extend that period or may cancel the order of reference। अब ये आगे फर्दर बता रहे हैं कि अगर तो किसी पार्टीज़ ने जो टाइम पीरियड बता दिया गया था कि इसमें अपने आप नॉमिनेट कर दो, उन्होंने नॉमिनेट नहीं किए, या फिर जो अवार्ड था उस टाइम में जो टाइम पीरियड बताया गया था उसमें डिलीवर नहीं किया गया, तो 2 ऑप्शंस आएंगी। या तो रेवेन्यू ऑफिसर ये टाइम को एक्सटेंड कर देगा, फर्दर 1 दिन दे दिया, 2 दिन, हफ्ता दे दिया कि जी आप अपने अपने नॉमिनेट कर लो, या अगर अवार्ड नहीं दिया गया तो उसके लिए टाइम एक्सटेंड कर सकता है कि इतना फर्दर आपको टाइम दे रहे हैं आर्बिट्रेटर के लिए कि वो अपना अवार्ड इस पे दें। या फिर वो ये जो ऑर्डर ऑफ आर्बिट्रेशन वाला रेवेन्यू ऑफिसर कर रहा था वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। सो ये 152 में था। 153, nomination of arbitrators, subsection 1, when an order of reference has been made, each party may nominate the number of arbitrators specified in the order and the revenue officer shall nominate one other arbitrator। अब ये देखें 2 हर पार्टी ने कर दिए, मैक्सिमम वो कर सकते हैं, और यहाँ पे भी बता रहे हैं कि एक आर्बिट्रेटर नॉमिनेट करेगा रेवेन्यू ऑफिसर, क्योंकि अगर फैसला 2-2 से आ गया तो फिर कैसे उसको देखा जाएगा। सो ये 5 मैक्सिमम, या अगर दोनों पार्टीज एक एक कर रही हैं तो 3 हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड वन आर्बिट्रेटर रेवेन्यू ऑफिसर का हो जाएगा। सब सेक्शन 2, द रेवेन्यू ऑफिसर मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम मेक एन ऑर्डर डिसअलाउइंग any nomination made by either party and requiring the party make an other nomination within the time। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पार्टीज ने टाइम पीरियड के दौरान अगर अपनी नॉमिनेशंस कर दी हैं और रेवेन्यू ऑफिसर किसी नॉमिनेशन को डिसअलाउ भी कर सकता है कि ये नहीं जी ये पर्सन नहीं बनेगा आर्बिट्रेटर, आप किसी दूसरे को नॉमिनेट करो। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि फिर वो दोबारा फिर वो अपना नया टाइम के अंदर वो दोबारा अपने उसको रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरे पर्सन को नॉमिनेट करेगी पार्टी। सो डिसअलाउ भी कर सकता है आर्बिट्रेटर किसी भी नॉमिनेशन को एज आर्बिट्रेटर फ्रॉम ईदर साइड। सबसेक्शन 3, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी फाइनल। अब ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली कि ये जो ऑर्डर कर रहा है ना सबसेक्शन 2 के अंडर कि किसी को डिसअलाउ करके फर्दर कह रहा है कि जी आप नए नॉमिनेट करो, ये फाइनल ऑर्डर माना जाएगा उसकी तरफ से। 154, substitution of arbitrator by the parties, if an arbitrator nominated by the parties dies, अगर पार्टीज ने किसी पर्सन को नॉमिनेट किया है एज आर्बिट्रेटर, उसकी डेथ हो जाती है, डिजायर्स टू बी डिस्चार्ज, या वो आर्बिट्रेटर कहता है कि मैंने इस पर फैसला नहीं मैं देना चाह रहा हूँ, वो कहता है कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, और रिफ्यूजेस या उसने इनकार ही कर दिया कि जी मैंने नहीं बनना आर्बिट्रेटर, और बिकम्स इनकेपेबल टू एक्ट, या उसको कोई बीमारी वगैरह की वजह से भी हो सकता है कि वो या कोई और वजह कि वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता, कोई उसने के कह दिया कि जी मैं अब इनकेपेबल हो चुका हूँ, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, द पार्टी में नॉमिनेट अनदर पर्सन इन हिज स्टेड, उसकी जगह फिर को वो जो पार्टीज जिसका भी वो आर्बिट्रेटर है नॉमिनेट किया हुआ
उसको वो रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके वो नए पर्सन को अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। 155 nomination and substitution of arbitrators by revenue officers if in any of the following cases, namely number 1a, if either party fails to nominate an arbitrator under subsection 1 of 153 within the period fixed in the order or reference। पहली बात कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड दिया गया था उसमें किसी पार्टी ने अगर अपना फेल हो गई है, वो उसने अपना नॉमिनेट नहीं किया आर्बिट्रेटर, उसको कोई मिला ही नहीं। बी, इफ़ द नॉमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर हैज़ बीन डिसअलाउड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 153, या फिर उसका डिसअलाउ कर दिया जिस पर्सन को उसने नॉमिनेट किया था, 153 में हम पढ़ के आ रहे हैं। एंड एन अदर आर्बिट्रेटर इज़ नॉट नॉमिनेटेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन और हैविंग बीन सो नॉमिनेटेड एंड, या फिर दूसरा 153 में उसको दोबारा टाइम डिसअलाउ किया गया और फिर उसको फर्दर टाइम दिया गया और उसने उसमें नॉमिनेट नहीं किया, या उसमें नॉमिनेट किया और उसको दोबारा डिसअलाउ कर दिया गया, दूसरी सिचुएशन। थर्ड वन, इफ़ अ पार्टी इंटाइटल टू नॉमिनेट एन आर्बिट्रेटर इन प्लेस ऑफ अनदर आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 154 fails to nominate him within 1 week from the date of communication to him of a notice requiring him to make the nomination। थर्ड सिचुएशन ये दे रहे हैं कि 154 में हम पढ़ के आ रहे थे कि वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है कि किसी उसके आर्बिट्रेटर की डेथ होगी, वो इनकार कर दे कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, वो इनकेपेबल हो जाए। इसमें कह रहे हैं कि जब एक पार्टी 154 के थ्रू उसने जो नॉमिनेट किया था उसको सब्स्टिट्यूट करना था और वो उस दौरान नहीं कर सके, तो इस सिचुएशन में if a party entitled to nominate an arbitrator in place of another arbitrator under section 154 fails to nominate him within 1 week, तो एक हफ्ते के दौरान अगर वो कम्युनिकेशन जो नोटिस की उसको हुई है उसके बाद उसने नहीं नॉमिनेट किया अपने किसी आर्बिट्रेटर को। डी, if an arbitrator nominated by the revenue officer desires to be discharged, या फिर जो एक नॉमिनेट किया था रेवेन्यू ऑफिसर ने अपना आर्बिट्रेटर, वो उसकी डेथ हो जाए, वो इनकेपेबल हो जाए, वो कहे मुझे डिस्चार्ज कर दो, वो रिफ्यूज़ कर दे, तो इन सिचुएशन में क्या होगा, द रेवेन्यू ऑफिसर मे नॉमिनेट ए पर्सन एज आर्बिट्रेटर। तो यहाँ पे फिर रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर आ जाएगी। ये देखें, ये 4 सिचुएशंस बता दी गई हैं 154 में, 155 में। इन सिचुएशंस में अगर आर्बिट्रेटर नहीं नॉमिनेट किया जा रहा तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर नॉमिनेट कर देगा आर्बिट्रेटर को। 155 में सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया। अब ये 153 का था, 153 में 1, 153, 2, 154 में या रेवेन्यू ऑफिसर ने जो नॉमिनेट किया था आर्बिट्रेटर, वो फिर उसकी जगह कोई और दूसरा नहीं आ रहा, रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर ही अपॉइंट कर देगा, नॉमिनेट कर देगा एक पर्सन को एज आर्बिट्रेटर। 156 प्रोसेस फॉर अपीयरेंस बिफोर आर्बिट्रेटर, subsection 1, the revenue officer shall on the application of the arbitrators issue the same processes to the parties and witnesses whom the arbitrator desire to examine as he may issue। सिंपल सी बात है, अगर तो आर्बिट्रेटर किसी पार्टीज़ को बुलाना चाह रहा है, किसी विटनेसेस को बुलाना चाहता है, उनका कोई एग्जामिनेशन वगैरह करना चाहता है, उस सूरत में अगर आर्बिट्रेटर रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लाई कर देता है, उसको एप्लीकेशन दे देता है कि जी इनको आप बुला दो, तो रेवेन्यू ऑफिसर जो अपने सामने उनको बुलाने के लिए जो भी प्रोसेस वगैरह यूज़ करता है, वो ही सारा कुछ उस आर्बिट्रेटर के सामने पेश होने के लिए उस पार्टीज़ और उन विटनेसेस के अगेंस्ट यूज़ करेगा। समन वगैरह कर सकता है कि जाओ भी जाके उधर पेश हो और उसको अपनी एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करवाओ। सब सेक्शन 2, any such party or witness shall be bound to appear before the arbitrator in obedience of a process issued under subsection 1 either in person or by agent as arbitrator may require। अब ये कह रहे हैं आगे, उसके कह रहे हैं कि जब ये रेवेन्यू ऑफिसर ने प्रोसेस इशू कर दिया ना कि अपीयर हो आर्बिट्रेटर के, तो जिन जिन का पर्सन को ये प्रोसेस इशू हुआ है वो बाउंड होंगे कि वो आर्बिट्रेटर के सामने पेश हों और एविडेंस वगैरह जो उसको चाहिए वो रिकॉर्ड करवाएं। सब सेक्शन 3, the person attending in obedience to the process shall be bound to state the truth upon any matter respecting which he is examined or make statements and to produce such documents and other things relating to any matter। अब ये आगे फर्दर उसको कह रहे हैं कि जब
वो पर्सन जिसको प्रोसेस वगैरह इशू किया गया था रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से और वो पेश हो गया है आर्बिट्रेटर के सामने, तो वो सब सच सच बताए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उससे वो प्रोड्यूस करे, या जो भी चीज़ उससे रिक्वायर कर रहा है उस मैटर से रिलेटेड आर्बिट्रेटर के आप पेश करो, प्रोड्यूस करो, वो करेगा, अपनी गवाही वगैरह ट्रुथफुली वो रिकॉर्ड करवाएगा। 156 में ये था कि जो भी पार्टीज़ हैं वो आर्बिट्रेटर के सामने बाउंड होंगी पेश होने की, और अगर वो नहीं हो रही तो आर्बिट्रेटर रेवेन्यू ऑफिसर को कहेगा ज़रा इनको प्रोसेस इशू करो ना, बुलाओ ज़रा इनको सामने, और फिर वो जब उसने प्रोसेस इशू कर दिया फिर तो ऑप्शन ही कोई नहीं ना रहेगी, तो पेश होना पड़ता है वहाँ पे। 157 अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड प्रेजेंटेशन देयर ऑफ। सबसेक्शन 1 द आर्बिट्रेटर्स शेल मेक एन अवार्ड इन राइटिंग। अब ये जो फैसला होगा, जो आर्बिट्रेटर का फैसला होता है उसको अवार्ड कहते हैं। ये कहते हैं कि वो इन राइटिंग होगा, ज़ुबानी कलामी नहीं, आर्बिट्रेटर ने आके बता देना कि ये हमारा फैसला हुआ, वो बाकायदा इन राइटिंग अपना अवार्ड देंगे। अंडर देयर हैंड्स कंसर्निंग द मैटर रेफर टू दैम फॉर आर्बिट्रेशन, वो मैटर से रिलेटेड, एंड स्टेट देयर इन रीजंस देयर ऑफ। अब ऑब्वियसली आर्बिट्रेटर ने जब फैसला देना है इन राइटिंग देना और ख़ुद लिख के देना, और उसमें अपनी रीजनिंग भी बतानी है कि किन वजह से वो ये फैसला दे रहे हैं। एंड एनी आर्बिट्रेटर dissenting from the award made by a majority of the arbitrators shall state the grounds of his dissent। देखें, 5 का आर्बिट्रेटर इसीलिए बनाया गया ना, अगर मैक्सिमम 5 का, कम से कम 3 का, अगर यहाँ पे 2 ही होते, रेवेन्यू ऑफिसर का के वो अपना ना अपॉइंट कर सकता, तो अगर दोनों अपना 2 का फैसला दे देते तो फैसला कैसे हुआ, इसीलिए ये ऑड नंबर्स में होता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी के साथ ये फैसला आएगा, 3 का आ गया, 4 का आ गया, लेकिन जो इख्तलाफ कर रहा है वो भी अपना अवार्ड देगा और उसमें वजह बताएगा कि क्यों वो डिसेंट कर रहा है, इससे इख्तलाफ क्यों कर रहा है मेजॉरिटी के अवार्ड से। सबसेक्शन 2 द आर्बिट्रेटर शैल प्रेजेंट एंड द अवार्ड टू द रेवेन्यू ऑफिसर इन पर्सन, वो खुद जाके पेश कर सकते हैं, और भाई एजेंट या एजेंट के थ्रू ये अवार्ड को पहुँचा सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के पास, और सेंड द सेम बाय हिम टू हिम बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी आर्बिट्रेटर अपने फ़ैसले को रेवेन्यू ऑफिसर तक पहुंचाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है ना कि आर्बिट्रेटर ने फ़ैसला करके अपने पास ही रख लेना, उन्होंने जो रेवेन्यू ऑफिसर है जिसके फ़ैसले के अकॉर्डिंगली ये आर्बिट्रेशन हो रही है उसको भी तो बताना है ना। वो खुद जाके दे सकते हैं, अपने एजेंट के थ्रू दे सकते हैं, भाई पोस्ट भेज सकते हैं, बट रेवेन्यू ऑफिसर को बताना है। 158 प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड। जब ये प्रेजेंट हो गया, अवार्ड चला गया रेवेन्यू ऑफिसर के, उसके बाद क्या होगा? व्हेन द अवार्ड हैज़ बिन रिसीव्ड हो गया, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल फिक्स अ डेट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द अवार्ड। तो ऑब्वियसली वो उसको कंसिडर करेगा कि ये फैसला क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शंस वगैरह करनी है तो वो ऑब्जेक्शंस को सुनेगा। सबसेक्शन 2 ऑन द डेट fixed under subsection 1 or any subsequent date to which the adjournment may be made, the revenue officer shall hear any objections which the parties may have to make to the award। वही बात आ गई ना। देखिए, अब फैसला उन्होंने अवार्ड दे दिया, उन्होंने पहुंचा दिया, पहुंचाने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर उसको सुनेगा उसी डेट पे जो फिक्स कर रहा है, या एडजर्न हो के किस नेक्स्ट डेट पे जा रहा है। पार्टीज़ जो ऑब्जेक्शन कर रही हैं उस अवार्ड पे कि ये नहीं सही, उन ऑब्जेक्शंस वगैरह को भी रेवेन्यू ऑफिसर सुनेगा। ऐसे ही नहीं कि जैसे ही आर्बिट्रेशन ने अवार्ड दिया है तो वो फाइनल हो गया, नहीं, उस पर रेवेन्यू ऑफिसर फिर ऑब्जेक्शंस भी सुनेगा, इफ़ एनी, अगर कोई है। 159 इफेक्ट ऑफ अवार्ड। सबसेक्शन 1 द रेवेन्यू ऑफिसर मे एक्सेप्ट, मॉडिफाई और रिजेक्ट द अवार्ड। तीनों बातें आ गई। वो एक्सेप्ट कर सकता है, ये जो मेजॉरिटी का डिसीजन आया, मेजॉरिटी का अवार्ड है कि ठीक है, उसको रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं नहीं ठीक, या फिर इसमें मॉडिफाई भी इसको कर सकता है, कमी बेशी कोई अकॉर्डिंगली, जो भी वो ऑब्जेक्शन सुनने के बाद अगर उसको लग रहा है तो। सो ये तीनों काम कर सकता है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई। रिकॉर्डिंग हिज रीजन फॉर डूइंग सो इन हिज डिसीजन रिस्पेक्टिंग द डिस्प्यूट विच, ऑब्वियसली अब वो रीजनिंग भी इस पे देगा। सबसेक्शन 2 एन अपील shall lie from the decision of revenue officer made under subsection 1 as if arbitrators had not been appointed। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, ये जो 159 का सबसेक्शन 1 में हम पढ़ के आए थे कि वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है।
अब यहाँ पे ये कह रहे हैं सब सेक्शन 2 में कि ये जो उसका ऑर्डर होगा रेवेन्यू ऑफिसर का, वो अवार्ड को एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, वो अपीलेबल होगा। और इसमें ये नहीं माना जाएगा कि ये तो जी आर्बिट्रेशन हुई है, आर्बिट्रेशन के अगेंस्ट फैसला नहीं सॉरी अपील नहीं फाइल की जा सकती, नहीं। वो कह रहे हैं कि इसको ऐसे मान के चलेंगे कि आर्बिट्रेशन नहीं हुई, ये रेवेन्यू ऑफिसर का एक ऑर्डर है और इसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। 160 नथिंग इन द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 शेल अप्लाई टू एनी आर्बिट्रेशन अंडर दिस चैप्टर। वो देखें ये, और इसमें 160 में ये क्लियर करें कि ये जो आर्बिट्रेशन हो रही है ना, ये जो इस प्रोसीजर के थ्रू नॉमिनेट करके उन्होंने सुनने के बाद जो अवार्ड दिया गया, ये आर्बिट्रेशन की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, इसमें जो आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 वाला, वो एप्लीकेबल नहीं है। ये उसके अकॉर्डिंगली नहीं इसने प्रोसीड करना जो उसमें बताए गए हैं सारे प्रोसीजर्स वगैरह। ये इस चैप्टर के अंडर ही जो इन स्पेसिफिक मैटर से रिलेटेड रेवेन्यू ऑफिसर आर्बिट्रेशन के लिए मैटर भेज रहा है, उस पर 1940 का आर्बिट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। नथिंग इन द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 शेल अप्लाई टू एनी आर्बिट्रेशन अंडर दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर के अंडर जो भी आर्बिट्रेशन हो रही है वो इन्हीं सेक्शंस के अंडर है, इस पे वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बड़ी सिंपल सा था ये चैप्टर। अगर विद कंसेंट भी हो सकती है, विदाउट कंसेंट भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 वाला वो कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली दोनों पार्टीज़ अपने दो दो मैक्सिमम दे सकते हैं। आर्बिट्रेटर एक, रेवेन्यू ऑफिसर अपना नॉमिनी करेगा, फिर वो मैटर को सुनेंगे, बुलाएंगे, एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद मेजॉरिटी का जो फैसला होगा, मेजॉरिटी का अवार्ड जो होगा वो भेजा जाएगा किसके पास, रेवेन्यू ऑफिसर के पास। अब रेवेन्यू ऑफिसर फिर उस पर ऑब्जेक्शन सुनेगा और उसके बाद वो रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, व्हाटएवर, और वो ऑर्डर रेवेन्यू ऑफिसर का अपीलेबल भी होगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।